नमस्ते। आज ज्ञानी सूत्र में हम आपको बताएंगे 10 मनोविज्ञान की ट्रिक्स जो आपको स्मार्ट बनाएंगी। बिल्कुल। ये कुछ ऐसी मनोवैज्ञानिक तकनीकें हैं जिनका इस्तेमाल करके मतलब सामाजिक परिस्थितियों में ज्यादा प्रभावी बना जा सकता है। हाँ, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब संचार कौशल उनको भी बेहतर कर सकते हैं। सही कहा। तो हम एक एक करके इन तकनीकों को समझेंगे, देखेंगे कि ये कैसे और क्यों काम करती हैं। ठीक है, तो पहली तकनीक से शुरू करते हैं। वो है मिररिंग। हाँ, मिररिंग। इसमें होता ये है कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो अनजाने में या जानबूझकर भी उनके हाव भाव, बैठने का तरीका या बोलने की लय उसको हल्का सा कॉपी करते हैं। हाँ। जैसे अगर वो थोड़ा आगे झुककर बात कर रहे हैं तो हम भी वैसा ही करें, हल्का सा। हाँ, और ये हल्का सा या सूक्ष्मता यहाँ बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब एकदम नकल नहीं करनी। नहीं, बिल्कुल नहीं, वरना वो बनावटी या अजीब लग सकता है। इसका मनोवैज्ञानिक आधार ये है कि हम उन लोगों के प्रति मतलब ज्यादा सहज महसूस करते हैं और भरोसा करते हैं जो हमारे जैसे लगते हैं। तो जब कोई हमारी शारीरिक भाषा की नकल करता है, भले ही अनजाने में, हमारे अवचेतन मन को ये संदेश जाता है कि अरे ये व्यक्ति मेरे जैसा है या हम में कुछ समानता है। अच्छा, तो ये एक तरह से सबकॉन्शियस लेवल पर कनेक्शन बनाता है बिना कुछ कहे ही। हाँ बिल्कुल, एक नॉन वर्बल तरीका है तालमेल बिठाने का। इसे मतलब मनोवैज्ञानिक भाषा में रैपो बनाना भी कहते हैं। रैपो मतलब गहरा तालमेल। हाँ, गहरा तालमेल स्थापित करना। ये सामने वाले को महसूस कराता है कि आप उनके साथ हैं, उनकी बात समझ रहे हैं। इससे बातचीत ज्यादा सहज हो जाती है। लोग ज्यादा खुलकर अपनी बात रखते हैं और आपकी बातों को ज्यादा पॉजिटिवली लेते हैं। ये तो वाकई दिलचस्प है। आपसी समझ बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका है जिस पर शायद उतना ध्यान नहीं जाता। बिल्कुल। अच्छा, मिररिंग से तो जुड़ाव बनता है, लेकिन अगर हमें किसी से कोई काम करवाना हो या कोई मदद चाहिए हो तो शायद कोई और तरीका काम आता होगा। हाँ, उसके लिए दूसरी तकनीक है दरवाजे में पैर की तकनीक। फुट इन द डोर। नाम से ही लगता है कि पहले छोटा कदम फिर बड़ा। सही पकड़ा। इसका सिद्धांत यही है, अगर किसी से कोई बड़ा काम करवाना है तो सीधे वो बड़ा वाला अनुरोध मत कीजिए। ओके, तो पहले उनसे कोई बहुत छोटा मतलब लगभग ना के बराबर ऐसा काम करने को कहें, कुछ ऐसा जिसके लिए वो आसानी से हाँ कह दें। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए किसी से पूरे प्रोजेक्ट में मदद चाहिए, तो पहले शायद सिर्फ एक छोटे से सवाल का जवाब पूछ लें या कोई छोटा सा फेवर मांग लें। अच्छा, और जब वो उस छोटी सी बात के लिए हाँ कह देते हैं तो फिर बड़े अनुरोध के लिए भी हाँ कहने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? यही मनोविज्ञान काम करता है। देखिए, एक बार हाँ कहने के बाद लोग अपने व्यवहार में एक रूपता मतलब कंसिस्टेंसी बनाए रखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अरे मैंने पहले हाँ कहा था तो अब ना कहना ठीक नहीं लगेगा, या मैंने पहले मदद की तो मैं एक मददगार व्यक्ति हूं, अब भी करनी चाहिए। अच्छा, तो ये उनकी अपनी इमेज से जुड़ जाता है। बिल्कुल। इसे क्रमिक प्रतिबद्धता भी कहते हैं, मतलब ग्रेजुअल कमिटमेंट। पहले छोटी हाँ, फिर वो बड़ी हाँ के लिए रास्ता खोल देती है। हाँ, ये तो मैंने देखा है, सेल्स वाले अक्सर करते हैं ऐसा। पहले कोई छोटा सा फॉर्म भरवा लिया, हाँ, या सर्वे में हिस्सा लेने को कह दिया, और फिर अपना बड़ा प्रोडक्ट पिच करते हैं। निश्चित रूप से। और ये सिर्फ सेल्स में ही नहीं, सामाजिक अभियानों में, यहाँ तक कि पेरेंटिंग में भी इसका असर दिखता है। छोटी शुरुआत से बड़ी सहमति तक पहुंचना। अब आते हैं तीसरी तकनीक पर। ये सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन शायद उतनी ही प्रभावी है। बातचीत में सामने वाले का नाम इस्तेमाल करना। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली है। अब खुद सोचिए, जब कोई आपका नाम लेके आपसे बात करता है तो कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है, स्पेशल महसूस होता है। ऐसा लगता है कि सामने वाला सचमुच मुझ पर ध्यान दे रहा है, मुझे एक व्यक्ति के तौर पर देख रहा है। बिल्कुल। लोगों को अपना नाम सुनना मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत अच्छा लगता है। ये उन्हें महत्वपूर्ण और व्यक्तिगत रूप से संबोधित महसूस कराता है। जब आप बातचीत में बीच बीच में मतलब स्वाभाविक रूप से किसी का नाम लेते हैं, जैसे अमित जी आपका इस पर क्या विचार है, तो उनका ध्यान तुरंत आपकी बात पर जाता है। हाँ, फोकस बढ़ जाता है। और ये दिखाता है कि आप उन्हें पहचानते हैं और महत्व देते हैं। इससे रिश्ता मजबूत होता है, बातचीत ज्यादा प्रभावशाली बनती है। लेकिन इसमें शायद एक बैलेंस साधना जरूरी होगा। बहुत ज्यादा नाम लेना शायद अजीब लगे। हाँ बिल्कुल, हर वाक्य में नाम लेना तो बनावटी और चापलूसी जैसा लग सकता है। इसे स्वाभाविक रूप से जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। ओके। शायद किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर देने के लिए, या जब आप सीधे उनसे कुछ पूछ रहे हो। ये सम्मान दर्शाने का भी एक मतलब सूक्ष्म तरीका है। समझ गई। ये बात हुई शब्दों के इस्तेमाल की, लेकिन चौथी तकनीक शब्दों के न इस्तेमाल करने के बारे में है, मतलब खामोशी की ताकत। हाँ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अक्सर बातचीत में जब चुप्पी आती है हाँ, तो हम असहज हो जाते हैं,
लगता है जल्दी से कुछ बोलें। हाँ, और हम उस असहजता को भरने के लिए तुरंत कुछ ना कुछ बोल पड़ते हैं। लेकिन ये तकनीक कहती है कि कभी-कभी चुप रहना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। कैसे? मान लीजिए आपने किसी से कोई सवाल पूछा और उसने जवाब देकर चुप हो गया। अब आप तुरंत अगला सवाल पूछने या अपनी बात कहने के बजाय कुछ पल शांत रहें, आंखों से संपर्क बनाए रखें। तो इससे क्या होगा, सामने वाला और बोलेगा? ज्यादातर मामलों में हाँ, लोग चुप्पी से असहज होते हैं, खासकर जब उन्हें लगे कि शायद और कुछ कहने की उम्मीद की जा रही है। उस खामोशी को भरने के लिए वे अक्सर और ज्यादा जानकारी देने लगते हैं, कई बार ऐसी बातें भी जो वो शायद पहले नहीं बताने वाले थे। अच्छा। ये तकनीक मोलभाव में, इंटरव्यू में या ऐसी किसी भी स्थिति में बहुत कारगर हो सकती है जहां आप चाहते हैं कि सामने वाला ज्यादा खुलकर बात करे। और हाँ, ये आपको सोचने का मौका भी देती है। सही बात है। ये तो एक तरह से सामने वाले को बिना दबाव डाले ज्यादा बोलने के लिए प्रेरित करना हुआ। काफी सूक्ष्म तरीका है। अब पांचवी तकनीक तो मुझे सबसे ज्यादा उल्टी लगती है, बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट। ये कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको पसंद करे, तो आप उसके लिए कुछ करने के बजाय उससे अपने लिए कोई छोटा सा उपकार मांगे। हाँ, है ना, ये हमारी सामान्य सोच के बिल्कुल विपरीत। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों की मदद करके या उनके लिए कुछ अच्छा करके हम उनकी नजरों में अच्छे बनते हैं। हाँ बिल्कुल, बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट कहता है कि जब आप किसी से कोई छोटी सी, ज्यादा मुश्किल ना हो ऐसी मदद मांगते हैं, जैसे पेन मांग लिया या किसी चीज पर उनकी राय पूछ ली, और वो व्यक्ति आपकी मदद करता है, तो उसके मन में एक तरह का संज्ञानात्मक मतभेद पैदा होता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस जिसे कहते हैं। संज्ञानात्मक मतभेद, वो क्या होता है? थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? हाँ, मतलब कि उनके काम जो उन्होंने किया, आपकी मदद, और उनके विचार कि शायद वो आपको ज्यादा जानते नहीं या पसंद नहीं करते, में एक विरोधाभास पैदा होता है। अच्छा, एक्शन और फीलिंग मैच नहीं कर रहे। सही। इस विरोधाभास को सुलझाने के लिए उनका दिमाग तर्क बनाता है। मैंने इस व्यक्ति की मदद क्यों की? अरे शायद इसलिए क्योंकि मैं इसे पसंद करता हूं। क्या बात है! हाँ, इस तरह वो अनजाने में ही आपके प्रति ज्यादा सकारात्मक महसूस करने लगते हैं। तो मदद करने से उनका नजरिया बदल जाता है। कमाल है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने खुद इसका अनुभव किया था। ये कहानी सही है? हाँ, कहानी यही है कि उन्होंने अपने एक राजनीतिक विरोधी थे जो उन्हें पसंद नहीं करते थे, उनसे एक बहुत ही दुर्लभ किताब उधार मांगी। ओके। विरोधी ने किताब दे दी और कहते हैं कि इसके बाद उनके रिश्ते काफी सुधर गए, क्योंकि उस विरोधी के मन ने तर्क दिया होगा, अरे मैंने फ्रैंकलिन की मदद की, शायद वो उतना बुरा नहीं है जितना मैं सोचता था। मनोविज्ञान के ये पहलू वाकई हैरान करने वाले हैं। चलिए छठी ट्रिक पर चलते हैं, आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट। हम सब जानते हैं कि ये जरूरी है, पर यह तकनीक एक खास नुस्खा बताती है। हाँ, क्या? कि जब आप किसी से मिलें तो उनकी आंखों का रंग नोटिस करने की कोशिश करें। अच्छा, आंखों का रंग क्यों? इसका असली मकसद आंखों का रंग याद रखना नहीं है। तो फिर? ये बस एक तरीका है सही मात्रा में और सही अवधि के लिए आई कांटेक्ट बनाने का। अच्छा, कैसे? देखिए, जब आप किसी की आंखों का रंग देखने की कोशिश करते हैं तो आपको स्वाभाविक रूप से कुछ सेकंड के लिए उनकी आंखों में देखना पड़ता है। हाँ, ये तो है, घूरते हुए लगते हैं, जो आक्रामक या असहज लग सकता है। सही। सही मात्रा में आई कांटेक्ट आपको आत्मविश्वासी, ईमानदार और ध्यान देने वाला दिखाता है। तो आंखों का रंग नोटिस करना उस संतुलन को साधने का एक आसान तरीका है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है, अच्छी है। 7वीं तकनीक है प्राइमिंग। इसका मतलब है किसी महत्वपूर्ण बातचीत या प्रस्ताव से पहले माहौल को सकारात्मक बनाना। हाँ, प्राइमिंग। इसका सिद्धांत ये है कि शुरुआत में मिलने वाले संकेत या माहौल हमारे बाद के व्यवहार और विचारों को प्रभावित करते हैं। ओके। अगर आप किसी मीटिंग या बातचीत की शुरुआत किसी अच्छी खबर से करें, या किसी की सच्ची तारीफ कर दें, या किसी हल्के फुल्के पॉजिटिव विषय से करें, तो इससे एक अच्छा मूड बनता है। और उस अच्छे मूड का फायदा ये होता है कि सामने वाला आपकी बातों को ज्यादा खुले दिमाग से सुनता है, ज्यादा रिसेप्टिव हो जाता है। सही, बिल्कुल। जब लोग सकारात्मक मानसिक स्थिति में होते हैं तो वे नए विचारों, सुझावों या अनुरोधों के प्रति अधिक ग्रहणशील होते हैं। उनकी प्रतिक्रिया ज्यादा सकारात्मक होने की संभावना होती है। और अगर शुरुआत नेगेटिव हो तो उल्टा होता है। अगर शुरुआत ही नकारात्मक या तनावपूर्ण हो तो लोग डिफेंसिव हो सकते हैं और आपकी बात सुनने से पहले ही शायद विरोध के मूड में आ जाए। तो प्राइमिंग एक तरह से बातचीत की दिशा तय करने में मदद करती है। ये समझ आता है। अब 8वीं तकनीक थोड़ी अलग है। ये तनावपूर्ण स्थितियों से निपटने के लिए है। अगर कोई व्यक्ति आप पर बहुत गुस्से में है, खासकर खड़े होकर चिल्ला रहा है, हाँ, तो क्या करें? ये तकनीक कहती है कि आप शांति से बैठ जाएं,
बैठ जाएं जब कोई चिल्ला रहा हो, ये तो अजीब लगेगा। हाँ, सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन एक बहुत प्रभावी मतलब नॉन कन्फ्रंटेशनल रणनीति है। अच्छा, कैसे काम करती है? इसके पीछे मनोविज्ञान ये है कि हमारी शारीरिक स्थिति हमारी भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करती है और दूसरों की प्रतिक्रिया को भी। खड़े होके चिल्लाना एक ताकतवर मतलब डोमिनेटिंग पोस्चर है। हाँ, पावर पोजीशन लगती है। बिल्कुल। हाँ। और जब आप शांत होके बैठ जाते हैं तो आप शारीरिक रूप से थोड़ी कमजोर स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन इससे होता ये है कि खड़े होकर एक बैठे हुए शांत व्यक्ति पर लगातार चिल्लाना सामाजिक रूप से बहुत अजीब और असहज लगता है। हाँ, ये तो है। चिल्लाने वाले को अपना व्यवहार ज्यादा अनुचित महसूस हो सकता है। इससे अक्सर उनका गुस्सा कम हो जाता है। वो या तो खुद भी बैठ जाते हैं या फिर शांत होकर बात करने लगते हैं। ये टकराव को मतलब कॉन्फ्रंटेशन को कम करने का एक तरीका है। बिना कुछ कहे ही स्थिति को शांत करने का एक तरीका। बहुत बढ़िया। नवी तकनीक है एंकरिंग इफेक्ट। ये खासकर मोलभाव या निर्णय लेने की स्थितियों में देखी जाती है। हाँ, एंकरिंग इफेक्ट ये हमारे दिमाग के काम करने का एक बहुत ही रोचक पहलू है। इसका मतलब है कि हमें जो पहली जानकारी मिलती है, हमारा दिमाग उसे एक एंकर या लंगर की तरह पकड़ लेता है और बाद की सभी जानकारियों को उसी के संदर्भ में देखता है। कोई उदाहरण, जैसे शॉपिंग में? बिल्कुल। मान लीजिए आप दुकान पर कोई चीज देखते हैं और उसकी कीमत पहले बहुत ज्यादा बताई जाती है। मान लीजिए 5,000 रुपए। ओके। तो वो 5,000 रुपए आपके दिमाग में एंकर बन गया। हाँ। अब अगर वही चीज बाद में डिस्काउंट के बाद 3,000 रुपए में मिलती है तो लगेगा कि अरे वाह, कितनी अच्छी डील है। हाँ, आपको वो बहुत अच्छी डील लग सकती है। लेकिन अगर शुरू में ही कीमत 3,000 बताई जाती तो शायद आप और कम करवाने की कोशिश करते। सही बात है। वो पहला नंबर हमारे सोचने के दायरे को कहीं न कहीं सीमित कर देता है। तो नेगोशिएशन में अक्सर ये सलाह दी जाती है कि अगर हो सके तो पहले अपना प्रस्ताव रखें, खासकर अगर आप एक ऊंचा एंकर सेट कर सकते हैं। बिल्कुल। पहला नंबर बातचीत का रुख तय कर सकता है, और ये सिर्फ कीमतों के लिए नहीं है। किसी चीज का अनुमान लगाने में, सैलरी नेगोशिएशन में या किसी भी तरह के निर्णय लेने में ये काम करता है, जहां शुरुआती जानकारी बाद के फैसलों को प्रभावित कर सकती है। समझ गई। और अब 10वीं और आखिरी तकनीक, हाँ की श्रृंखला या यस चेन। ये भी कुछ फुट इन द डोर जैसी लग रही है संगति के सिद्धांत पर। हाँ, इसका आधार वही है, कंसिस्टेंसी, लेकिन तरीका थोड़ा अलग है। इसमें आप मुख्य अनुरोध करने से पहले सामने वाले से कुछ ऐसे आसान सवाल पूछते हैं जिनका जवाब लगभग हमेशा हाँ में ही होगा। जैसे कि? किस तरह के सवाल? जैसे आप पूछ सकते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि आपका परिवार खुश रहे? जाहिर है जवाब हाँ होगा। हाँ। या क्या आपको लगता है कि ईमानदारी एक अच्छा गुण है? हाँ। क्या आप अपने काम में सफल होना चाहते हैं? हाँ। इस तरह के सवाल जिनके जवाब स्वाभाविक रूप से हाँ हों। ओके, तो ऐसे 3-4 सवाल पूछ लिए जिनका जवाब हाँ मिला। फिर? और जब सामने वाला कई बार हाँ कह चुका होता है तो वो एक तरह की सहमति की लय में आ जाता है। हाँ की आदत पड़ जाती है। हाँ, एक हाँ कहने की मानसिक स्थिति बन जाती है। इस स्थिति में जब आप अपना असली, शायद थोड़ा मुश्किल या बड़ा अनुरोध रखते हैं तो उसके लिए भी हाँ कहने की संभावना बढ़ जाती है। वो उस हाँ के पैटर्न को जारी रखना चाहता है ताकि वो अपने पिछले जवाबों के साथ संगत बना रहे। अच्छा, तो इससे आपका मुख्य प्रस्ताव स्वीकार होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। हाँ, बिल्कुल। तो ये थी वो 10 मनोवैज्ञानिक तरकीबें। सुनने में ये काफी शक्तिशाली लगती हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल को लेकर सावधानी बरतना भी जरूरी है ना? बिल्कुल सही कहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, इन तकनीकों का इस्तेमाल समझदारी, ईमानदारी और नैतिक रूप से किया जाना चाहिए। इनका मकसद दूसरों को अपनी मर्जी से चलाना या धोखा देना या उनका फायदा उठाना ये कतई नहीं होना चाहिए। तो फिर इनका सही उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपसी समझ बढ़ाना, बेहतर कम्युनिकेशन। हाँ बिल्कुल, इनका सही उद्देश्य होना चाहिए आपसी समझ को बेहतर बनाना, अपने विचारों को ज्यादा स्पष्ट और प्रभावी ढंग से रखना और सकारात्मक सामाजिक रिश्ते बनाना और उन्हें मजबूत करना। जब अच्छी नियत और सम्मान के साथ इस्तेमाल की जाती हैं तो ये तरकीबें हमें मानवीय व्यवहार की बारीकियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती हैं। और शायद ये हमें ये समझने में भी मदद करती हैं कि दूसरे कब हम पर इन तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हों, ताकि हम ज्यादा जागरूक रह सकें। निश्चित रूप से इनकी जानकारी हमें न सिर्फ सामाजिक परिस्थितियों को बेहतर ढंग से संभालने में मदद करती है, बल्कि हमें दूसरों के इरादों को समझने और किसी भी तरह के अनुचित प्रभाव से खुद को बचाने में भी सक्षम बनाती है। बात तो सही है। एक अंतिम विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। सकारात्मक तरीके से कैसे लागू करने की कोशिश कर सकते हैं, इस पर वो सोच सकते हैं।
ओके, हमें उम्मीद है आज का सूत्र आपको पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।